बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तेरे दाएं हाथ के काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया। कि बेनजीर आएगी रोजगार लाए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। तो मुझे बड़ा अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। हुकूमतें बनी, टूटी, हुकूमतों के साथ साथ ही वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की बोलियां लगी, पंजाब हुकूमत टूटी, 9 मई हो गया, अलकादिर केस हो गया, इमरान खान जेल में चले गए, उनको कैदें सुना दी गई, उनकी वाइफ को कैदें सुना दी गई। उसके अलावा मियाँ साहब का रिवाइवल हो गया, PDM2 की गवर्नमेंट आ गई, पाकिस्तान ने एक जंग के अंदर इंडिया को पछाड़ दिया। अब पाकिस्तान जो दूसरी इस खित्ते की सबसे बड़ी जंग लगी हुई है, इसके अंदर पाकिस्तान एक मीडिएशन का रोल अपना अदा कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद पाकिस्तान में सैलाब आ गए, आंधियाँ, तूफान, किस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने कोरोना जैसी एक ग्लोबल पेंडेमिक का पाकिस्तान ने सामना किया। लेकिन इस सब के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का यही सवाल रहा है आज तक कि मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल इस टाइम GB के इलेक्शन ज़ोरों शोर पर हैं और उसकी कैंपेन भी ज़ोरों शोर से पूरी GB के अंदर हो रही है। और इसी के सिलसिले में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए उधर अपना गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ मजमे से खिताब करते हुए मियाँ साहब ने कहा कि ये मैं गिला करना नहीं चाहता, लेकिन ये इसमें गलती आपकी है। क्या गलती है जी? मुझे देश निकाला क्यों नहीं दिया जी, मुझे इस मुल्क से जाने क्यों दिया। मतलब कि भाईजान करप्शन आप करें, मुल्क का पैसा आप करें, हुक्मरानी भी आप करें, आपके बच्चे भी हम पे हुक्मरानी करें, आप पाकिस्तान का पैसा उठा के बाहर ले जाएं, फिर पाकिस्तान में आप घाटे के मुआहदे करें IPPs के, फिर आप सारा एक पाकिस्तान का दंगल लगाएं सियासत का, राज भी आप करें, गाड़ियों में भी आप घूमें, वोट भी हमसे लें आप, और एंड पर जब उस केस के अंदर आप फंस जाएं और आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएं और आपके भाई रो रो के मीडिया पे बताएं कि मियाँ साहब तो बहुत बीमार हैं और आप पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं, आप बाहर खुद गए और उस सब की चीज़ की गलती भी हमारे ऊपर है। यानी कि आप बाहर गए, उस चीज़ की गलती भी हमारे ऊपर है। जी हाँ सर, हर चीज़ की गलती पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही बनती है। हम ही है ना, हम ही आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको हुकूमतों में लाते हैं, आपको टैक्सेस देते हैं, आपको मैंडेट देते हैं, आपके पीछे नारे लगाते हैं, आपकी गाड़ियों के पीछे पागल हो के घूमते हैं। और बाद में ऑब्वियसली सही बात है आपकी मियाँ साहब कि अगर आपको निकाला गया, या निकाला तो नहीं कि आप खुद गए पाकिस्तान से, मुल्क छोड़ के गए, आप जेल काटी नहीं जा रही थी आपसे, आप बीमार थे जेल के अंदर, प्लेटलेट्स का आपका मसला कोई चल रहा था, जो कि हमें नहीं समझ आता है कि जैसे ही आप लंदन गए वो प्लेटलेट्स का मसला खत्म हो गया, पाकिस्तान आप इतने देर से मुकीम है दोबारा से, अब आपको प्लेटलेट्स का कोई मसला नहीं हो रहा, अब आपकी तबीयत डाउन नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, हमारी गलती है ना, हम ही बेवकूफ़ हैं जो इन सियासी पार्टियों के पीछे, इन सियासी लीडरान के पीछे, इनकी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, नारे भी लगाते हैं, छुट्टियां कर करके इनके जलसों पे भी जाते हैं और बाद में हमसे गिला हो रहा है सरकार जी, हम किसी केस में फंसे थे, हम उस जेल को काटते हुए भाग के मुल्क छोड़ के चले गए, तो आपने हमें रोका क्यों नहीं जी। गिला आपका हमारे साथ ही बनता है। खैर, GB के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी और अपना नून लीग है, इनके अंदर तो फिलहाल सियासी अशाकशी चल ही रही है और दोनों की जो कैंपेन है वो सरा जोर शोर पर। आप सोच रहे होंगे मैं PTI की बात क्यों नहीं कर रहा। यार PTI की कौन सी कैंपेन, मुझे एक चीज़ बताएं, जिस पार्टी के पास ना निशान है उनका बल्ले का निशान, ना वो ऐसा पार्टी उनके कोई कैंडिडेट खड़े हो पा रहे हैं, सबको आज़ाद उम्मीदवार की तरह जैसे 2024 के इलेक्शन में खड़े हुए थे, दोबारा उसी इलेक्शंस की तरह उन्हें ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उनका मैं क्या ही जिक्र करूं। फिर उनके साथ तो ज़्यादती ही हो रही हैं, वो जिक्र करेंगे तो लोग कहेंगे भाईजान वो आप लोग बस उनकी ही ज़्यादतियों के ऊपर फोकस रखते हैं। आज है जी। अब खैर इसके अंदर एक और बहुत बड़ा सिनेरियो हुआ, एक बड़ा एक फ़नी सा मोमेंट आया कि एहसन इकबाल साहब ने एक जगह मजमे से करते हुए कह दिया कि 200 मेगावाट बिजली हमारे लिए बनाना कोई काम ही नहीं है, दाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल सर, IPPs लगाएं ना, लगाएं, घाटे के प्रोजेक्ट करें, 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करें और बाद में कैपेसिटी पेमेंट्स देते रहे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है, वहाँ बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ का जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने भी एक जगह जलसे में खिताब करते हुए यही कह दिया कि अगर तुम्हारे दाएं हाथ का काम था तो तुमने किया क्यों नहीं। बात तो सही है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ज़रा आप भी अपने गिरेबान में ज़रा कोई झांक लें। GB में अभी तक 3 बार इलेक्शंस हुए हैं। पहला इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2009 के अंदर हुआ,
जिसको पीपल्स पार्टी ने विन किया। 60% टर्नआउट था और 24 में से जो 15 जनरल सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीती। दूसरा इलेक्शन होता है 2015 के अंदर, और उस टाइम भी जो रूलिंग पार्टी होती है पाकिस्तान की फेडरल के अंदर, PMLN, वो ये पार्टी जीतती है, इलेक्शन जीतती है 24 में से 15 सीटें, और इलेक्शन टर्नआउट 61%। तीसरा जो इलेक्शन होता है वो 2020 में होता है, ड्यूरिंग द कोरोना ही मेरे ख्याल से ये हुआ था, जिसमें 48% टर्नआउट था और PTI 16 जनरल सीट्स जीती थी। तो अब ये चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। अब इस सब के बीच में जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ किधर है? ना तो पीपल्स पार्टी कोई ग्लोबल तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान की कोई बैनर, पूरे पाकिस्तान की जमात है, सारी सपोर्ट उनकी कहाँ बैठी है? PP है। PP की सारी सपोर्ट किधर है भाईजान? इधर सिंध के अंदर। जो PMLN है वो पंजाब की पार्टी है। तो गिलगित के अवाम की आवाज़ किधर है? गिलगित के अवाम क्या मांग रहे हैं? ना तो PTI ने उनके लिए कुछ किया, ना नून लीग ने किया, और ना ही माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने कुछ किया। आ जाते हैं, आप बात करते हैं कि गिलगित के जो लोग हैं वो एक्चुअली क्या मांगते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, और वो क्या उनकी मतलब कि मेजर इस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो गिलगित के अंदर फेस करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, पीपल डिमांड आर्टिकल 1 अमेंडमेंट टू ग्रांट फुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। यानी कि गिलगित के जो अवाम है उन्हें पाकिस्तान के जो आइन है उनके अंदर उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि वो जो आइनी हकूक जो पाकिस्तान के दूसरे सिटीजन्स इंजॉय करते हैं वो गिलगित की अवाम को मौजूद ही नहीं है, उनके पास ये सहूलत है ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वो मांगते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ना वो हमें पूरे दिए जाए। हमारी मज़े की बात, आपका वो सूबा है जो मेरे ख्याल से जहाँ अब फिलहाल 10 लाख वोटर रजिस्टर्ड है, वहाँ से कोई एक MNA नहीं होता, यानी कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है। तो एक सूबे की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान के अंदर है ही नहीं है। तो हैरानगी वाली बात है, हम 80 साल हो गए पाकिस्तान को बने, लेकिन आपका मेरे ख्याल से जो सबसे खूबसूरत सूबा है KP के बाद, या KP से ज़्यादा शायद खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पर, और 10 लाख वोटर वहाँ पे बैठा हुआ रजिस्टर्ड, वहाँ की कोई एक भी, यार 2 NA के हल्के बना दो, 3 बना दो, नहीं, क्या किया आपने? उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। दूसरा बड़ा मसला वहाँ पर क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। तकरीबन गर्मियों के अंदर 6 से 8 घंटे और सर्दियों के अंदर 8 से 20 घंटे गिलगित के अंदर लोड शेडिंग होती रही है, जिसकी वजह से एक बार कराक्रम हाईवे भी वहाँ प्रोटेस्टर्स ने बंद कर दिया था। अब क्या सीन है, एक बार जबकि अब ये देखें गिलगित के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दरिया निकलते हैं, यहाँ पानी गुजरता है, वहाँ पर डैम्स बनाकर वहाँ की बिजली पूरी कर सकते हैं। हाँ, दाएं हाथ का खेल है ना वो, ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे लिए 200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाना, तो लगाएं, लेकिन मज़े की बात ये 2005 में एक प्रोजेक्ट लगा भी था गिलगित के अंदर, लेकिन माशाल्लाह अभी तक वो डिले में ही जा रहा है। ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। IPP लगा देना, शायद कुछ बन जाए। खैर, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें फूड और वीट प्राइसेस के अंदर सब्सिडीज दी जाएं, बिल्कुल वहाँ पर क्योंकि इस तरह जिस तरह पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर काश्तकारी होती है, आटा यहाँ पर बनता है, और वहाँ पर आटे की उस तरह प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि वहाँ तो ना गंदम उगती है और आटा यहीं से सारा वहाँ पर जाता है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कह रहे हैं हमें सब्सिडी दें। उसके अलावा गिलगित के लोग डिमांड करते हैं कि जो हमारा CPEC है, जो बहुत मेजर पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है, इकॉनमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो गिलगित से गुजरता है सारा उसका रोड वगैरह, तो वो कहते हैं कि हमें उसके अंदर प्रॉपर हिस्सा दिया जाए, हमें भी उसको कोई फ़ायदा हो। CPEC से जितने भी बेनिफिट्स हैं हमें भी तो कोई फ़ायदा हो ना। आप हमारी ज़मीन से इतना कुछ लेकर जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहा है, तो हमें भी कोई CPEC के बेनिफिट्स हो ना। हम तो आज भी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी ज़्यादा थर्ड कंडीशंस में गिलगित के लोग रह रहे हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं रिसोर्सेज कंट्रोल हो। अब गिलगित के अंदर से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज निकलते हैं, नेचुरल वेल्थ गिलगित के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि उसके अंदर से किस तरह के मेटल्स निकलते हैं, लीड निकलता है, आयरन निकलता है, लिथियम निकलता है, डोलोमाइट निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है उसके अंदर से, फिर सैलिसाइड निकलता है, ग्रेफाइट निकलता है, कोल निकलता है, और सोना निकलता है उसके अंदर से, बहुत से और कीमती मादनियात निकलती हैं। वो कहते हैं कि उसके अंदर हमारी जो रॉयल्टीज़ हैं उसे बढ़ाया जाए, हमें उस सब के अंदर एक अच्छा हिस्सा दिया जाए ताकि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर सकें। इसके अंदर फिर आप देखें ना, मूनस्टोन है, इसके अंदर मोर्गनाइट है, फ्लोराइट है, ये बहुत कीमती केमिकल्स हैं दुनिया के कीमती मादनियात हैं जो गिलगित के अंदर से निकलती हैं। वो कह रहे हैं हमें उसके ऊपर प्रॉपर राइट्स दिए जाए। वुमेन राइट्स का वहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। नो वुमन हैज़ एवर वोन अ जनरल सीट इन GB असेंबली, जेंडर कमीशन इन इज़ नॉन फंक्शनल डिस्पाइट 2023 लॉ। आज हम
देख लें कि 2026 में रहते हैं और एक ऐसा सूबा जहाँ 10 लाख वोटर्स हैं, वहाँ की वुमेन रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ, GB यूथ मूवमेंट डिमांडिंग इंक्लूजन इन गवर्नेंस, यानी कि हम वहाँ के लोगों को जॉब्स भी नहीं दे पा रहे हैं वहाँ की यूथ। और मैं सही बताऊँ, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें गिलगित के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, बड़े काबिल बड़े होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े दिल लगा के पढ़ने वाले होते हैं, खास करके मैथ्स मीडिया की फील्ड के अंदर बहुत हमारे टीचर हैं, सर शाहिद अली नईम बहुत बड़े नाम है मैथ्स मीडिया की फील्ड के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उन्हें यहाँ पंजाब में आके जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं। सेक्टेरियन टेंशन्स तो वहाँ शुरू से रही हैं, शिया मेजोरिटी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर TLP जैसे ग्रुप्स के खतरा रहता है उनके हमलों से। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा मसला गिलगित के अंदर के ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं। अटाबाद लेक आपने देखी कि वो सारी तबाह हो गई है, तो कोई कंपनसेशंस नहीं है वहाँ लोगों की। आए साल जब भी कभी बारिश मानसून आता है वहाँ लोगों की ज़िंदगी धर्म भरम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको टैकल करने के लिए कभी भी कोई एक हलाए अमल तैयार किया ही नहीं है। तो ठीक है, मियाँ सब अपनी रस्साकशी करें, बिलावल भुट्टो काउंटर नैरेटिव पे जवाब देते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? यही होगा ना, इन दोनों पार्टीज में से तीसरी PTI है, इनमें से कोई एक पार्टी जीत जाएगी। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि गिलगित की आवाम के लिए आपने क्या किया। 3 बार इलेक्शन हुआ है। मज़े की बात तो है कि पहले तो वहाँ की शायद सूबे के अंदर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पता नहीं तब सूबा कैसे चलता था। और 3 बार इलेक्शन हुए, 2009 के बाद वहाँ के लोगों को वोट डालने का राइट मिला है। तो उसके बावजूद आप देखें कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा गिलगित बल्तिस्तान है। वहाँ फेरी मेडोज़ है, नांगा पर्वत है, K2 गिलगित में आ जाता है। उसके अलावा मिनी मर्ग, अस्तोर, हुंजा, ये बड़े बड़े खूबसूरत इलाके हैं वहाँ के। बात करें दियो सही है वहाँ पर, ये ऐसी जगह है कि आप उसे एक टूरिज्म हब बनाकर पाकिस्तान वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से जनरेट कर सकता है एनुअली। लेकिन आप ये देखें कि पिछले दिनों वाक़या हुआ कि भाईजान फेरी मेडोज़ के रास्ते पे जाते हुए एक जीप वहाँ से गिर के वहाँ 7 लोग शहीद हो गए, मतलब कि अल्लाह के पास चले गए वहाँ पर। अब आप ये देखें कि वो इतनी बड़ी टूरिज्म की प्लेस है कि फेरी मेडोज़ बहुत शौक से लोग वहाँ जाते हैं, बिल्कुल नांगा पर्वत बेस कैंप, बयाल कैंप तक लोग जाते हैं। लेकिन आज तक हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर रोड ही नहीं अच्छे कर पाई। और भाई ये ऐसी जगह है जहाँ आप इन्वेस्ट करें डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट आपको कहाँ नजर आएगी? लाहौर के अंदर नजर आएगी भाईजान। सही बात है, मैं अगर आपको एक कोरे को बाहर से लाऊं, उसे लाहौर वगैरह ये सारा कुछ कहूँ तो कहेगा यार पता नहीं कितनी डेवलपमेंट हो गई है। लाहौर में भी खैर कुछ स्पेसिफिक एरिया ज़रा घुमा दूँ, लिबर्टी घुमा दूँ, उसे इस्लामाबाद घुमा दूँ, तो कहेगा यार बड़ी डेवलपमेंट है इधर। लेकिन उसे नहीं पता है कि जो पाकिस्तान की मेन टूरिज्म हब्स बन सकते हैं वहाँ पर तो माशाल्लाह से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन वहाँ इंटरनेट नहीं आता है, लोगों को वहाँ पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ता है इंटरनेट सही यूज़ करने के लिए। इंटरनेट की वजह से वहाँ से कोई फ्रीलांसिंग भी नहीं कर सकते GB के अंदर बैठ के। इस तरह के तो वहाँ से मसाइल है कि आप सोचें कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम लाहौर में रह रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो वहाँ से यहाँ आते हैं, उनकी तो दुनिया बदल जाती है। वो कहते हैं किधर आ गए भाई? क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो लोगों को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहे हैं और ना ही जो बेनिफिट्स दूसरे एक सूबे यानी कि पंजाब जैसे सूबे मेनली वहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, वहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा। तो हुकूमत को जितनी भी पार्टीज हैं उनको अपने मंशूर में ये डेवलपमेंट गोल्स जो है ना ये ऐड करने चाहिए, ना कि सियासी रशाकशी। वो तो चलती रहेगी, चलती रहनी। और एक्चुअली पाकिस्तान में सियासत है ही है, उसको गाली दे दो, इसको गाली दे दो, उसको काउंटर जवाब दे दो कहीं बैठ कर। ये तो सियासत है पाकिस्तान की। और हम भी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, लोगों को वोट्स दे के इन्हें मैंडेट दे के अपने ऊपर हुक्मरानी के लिए बुला लेते हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि गिलगित की आवाम की जो मांगे हैं वो पूरी हों और वहाँ डेवलपमेंट हो, जो कई सालों से नहीं हुई है, बल्कि 80 साल से जब से मुल्क वजूद में आया तो कोई खास खातिर ख्वाह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।